स्वागत दोस्तों, आपका चैनल से बड़ी खबर के साथ सामने मोतियों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, असम चुनाव के जल्द होने वाले हैं बड़े ऐलान, और इस बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताएंगे कैसे राहुल गांधी के फोन करने के बाद एक नेता ने फिर भी बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की दोस्तों। इसके बाद प्रियंका गांधी का अब असम का दौरा होने जा रहा है। बताएंगे कब पहुंच रही है प्रियंका गांधी और हिमंता बिस्वा शर्मा वर्सेस प्रियंका गांधी का होने जा रहा है पूरी तरीके से असम का चुनाव। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी को आखिरकार मिली है बड़ी राहत दोस्तों। बताएंगे मानहानि के कौन से मुकदमे को लेकर कोर्ट ने बीजेपी नेताओं के द्वारा जो याचिका दाखिल की गई थी उसको पूरी तरीके से खारिज करते हुए राहुल गांधी को दी है बड़ी मुक्ति। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग को तुगलकी आयोग बताकर क्यों निशाना साधा है दोस्तों। इसी के साथ में कहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे थे और जबरदस्त बवाल के बीच में कांग्रेस पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, तब सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि असम विधानसभा चुनाव में इस बार प्रियंका गांधी वर्सेस हिमंता बिस्वा शर्मा का चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, और इस बार प्रियंका गांधी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की वापसी को लेकर सचेत है और इस बार गौरव गोगोई के नेतृत्व में बनेगी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सरकार। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि असम परिवर्तन करके रहेगा तो लिखेगा जरूर। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रियंका गांधी को हिमाचल प्रदेश के बाद एक ऐसा राज्य है दोस्तों जिसकी जिम्मेदारी दी गई है और वो राज्य है असम। असम के अंदर प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है दोस्तों। उनके साथ में दो और नेता मौजूद रहेंगे, एक तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ वाले और दूसरे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार मौजूद रहेंगे दोस्तों। ऐसे में इन दोनों नेताओं ने असम का दौरा कर लिया। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही थी। ऐसे में जो जानकारी है वो ये कि प्रियंका गांधी 19 तारीख और 20 तारीख को यानी कल और परसों असम के अंदर गुवाहाटी में मौजूद रहेंगी दोस्तों। आमतौर पर स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य चुनाव के मैदान में सीधे सक्रिय नहीं होते, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में एक्टिव हो रही है और स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य के बावजूद वो असम जा रही है और असम में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरे असम के चुनाव को व्यक्तिगत चुनाव के तौर पर लड़ने जा रहे हैं। और स्क्रीनिंग कमेटी का जो हेड होता है अमूमन वो दफ्तरों में बैठकर केवल नाम पर मोहर लगाता है या फिर उसे रिजेक्ट करता है और केवल स्टेटस पढ़ता है कि उम्मीदवारों के बारे में क्या स्टेटस है, क्या रिपोर्ट आ रही है ग्राउंड से, उस आधार पर टिकट दिया जाता है। ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी का हेड प्रियंका गांधी जरूर है, लेकिन वो तय कर रही है कि जमीन से जो फीडबैक आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा, कार्यकर्ता किसको चुनाव लड़वाना चाहते हैं और इसके लिए खुद वो मैदान में उतर रही है दोस्तों। 19 तारीख 20 तारीख 2 दिन प्रियंका गांधी का दौरा होने जा रहा है और ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि बीते दिन खबर सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के अध्यक्ष रहे भूपेन बोरा को मनाने के लिए राहुल गांधी ने जो प्रयास किए थे दोस्तों, इसके बावजूद भूपेन बोरा ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं टिकेंगे और फिर कल शाम को बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा से उनकी मुलाकात हुई है दोस्तों। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि वो 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। अब भूपेन बोरा को लेकर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों की भूपेन बोरा पर कई सारे गंभीर आरोप, टिकट बेचने के आरोप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही लगाए थे और भूपेन बोरा ऐसे नेता थे दोस्तों जिनका हिमंता बिस्वा शर्मा से काफी नजदीकी का संबंध रहा है। पहले से ही वो कॉलेज के समय से ही एक दूसरे के दोस्त रहे हैं और इसीलिए दोनों के बीच में गठजोड़ रहा है। कहीं ना कहीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने दोस्ती की दुहाई देकर भूपेन बोरा को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। हिमंता बिस्वा शर्मा को लग रहा है कि ऐसा करके असम के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोराल यानी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, जो उम्मीद है कि इस बार सत्ता परिवर्तन करेंगे, उसको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भूपेन बोरा को अपना नेता मानते ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि भूपेन बोरा पिछले 3 चुनाव तो खुद ही हार चुके हैं और जो हारा हुआ नेता है दोस्तों उसके अलग ही तरीके के भाव बढ़े हुए हैं। राहुल गांधी ने फोन किया तब भी नहीं माने और अपने कॉलेज के दोस्त हिमंता बिस्वा शर्मा की बातों में आकर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। हालांकि जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए हैं दोस्तों उनका क्या हाल है सब लोग जानते ही हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि भूपेन बोरा हो या कोई भी नेता हो असम के अंदर कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाए या ना जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बार परिवर्तन को तैयार है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त वापसी की थी, इस बार कांग्रेस आला कमान पूरी तरीके से गौरव गोगोई के साथ में खड़ा है दोस्तों। और गौरव गोगोई एक ऐसे नेता है जो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ असम के अंदर नजर आने वाला है। ऐसे में प्रियंका गांधी भूपेन बोरा के पार्टी छोड़ने के बीच में ही असम पहुंच रही है, तो इससे पता चलता है कि जबरदस्त तरीके का अब राजनीतिक माहौल असम में देखने को मिलेगा दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस को रद्द कर दिया है दोस्तों। ये मामला 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले 40% के कमीशन के विज्ञापन को लेकर बीजेपी के नेता की शिकायत के ऊपर दर्ज किया गया था। करप्शन रेट कार्ड वाले मामले को लेकर विज्ञापन को लेकर ये आरोप लगाए गए थे और बीजेपी के नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लेकर बारकोड से उनका चेहरा बनाया गया था। लिखा गया था कि 40% कमीशन एक्सेप्टेड, यानी यहाँ पर 40% कमीशन एक्सेप्ट किया जाता है। बीजेपी के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस बात से भड़क गए और राहुल गांधी के खिलाफ सिद्धरमैया
डीके शिव कुमार समेत मामला दर्ज करवा दिया गया। दोस्तों मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 1 जून 2024 को सिद्धरमैया, शिव कुमार और 7 जून 2024 को राहुल गांधी को जमानत दे दी। हालांकि राहुल गांधी ने सम्मन को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था दोस्तों। हाईकोर्ट के जस्टिस सुनील दत्त यादव ने सिंगल बेंच के आदेश पारित करते हुए राहुल गांधी की याचिका को मंजूरी दे दी है दोस्तों। इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी। कोर्ट ने कह दिया कि इस पूरे मामले पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं, राजनीतिक आरोप होते हैं जिसे बीजेपी के लोग कोर्ट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर बीजेपी के नेता भ्रष्ट नहीं होते और जनता को लगता है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो जनता तो बीजेपी के लोगों को फिर से जिता देती दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो कैंपेन चलाया उस कैंपेन का समर्थन जनता ने किया, तो इसका सीधा मतलब यह है कि जनता को अच्छा लगा। जनता ने माना कि ये बीजेपी वाले करप्शन कर रहे हैं, 40% कमीशन की सरकार है और ठेकेदारों ने खुद इस बात को बताया था। उसके बाद से बीजेपी को लेकर कर्नाटक में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला और सत्ता परिवर्तन हुआ। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग को एक राजनीतिक दल के द्वारा संचालित तुगलकी आयोग करार देने और राज्य की मतदाता सूचियों में व्यापक हेर फेर के आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को खुश करने के लिए पश्चिम बंगाल को जानबूझकर चुनाव आयोग के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। तुगलकी कमीशन बताने को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधने को लेकर चर्चाएं चल रही है दोस्तों। ममता बनर्जी ने बताया है कि 58 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं और जो फाइनल लिस्ट आएगा उसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम काटे जाएंगे, क्योंकि कई लोगों को नोटिस अब तक थमाया गया है। ममता बनर्जी की इस बात पर आप क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर मनरेगा और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही थी दोस्तों, जिसे देखते हुए बड़े नेता को नजरबंद कर दिया गया और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर भी राजधानी लखनऊ के विधानसभा को घेरने के लिए पहुंच गए दोस्तों। और भारी संख्या में फिर भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बाद बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की गई, जिस कारण से पुलिस वालों के साथ में टकराव भी हुआ और बाद में स्थिति को जैसे तैसे संभाला गया दोस्तों। और यहाँ तक कि लाठीचार्ज में कई सारे कांग्रेस पार्टी के नेता भी घायल हो गए। प्रदर्शन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे, नेता विधान मंडल कांग्रेस पार्टी आराधना मिश्रा मोना और विधायक वीरेंद्र चौधरी समेत कई सांसद और पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल थे दोस्तों। प्रदेश भर के अंदर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे और सुबह विधानसभा की ओर जाते हुए कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। अजय राय समेत कई नेता बैरिकेड से ऊपर चढ़ गए और स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें एआई समिट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी से कई तरीके के सवाल पूछे हैं दोस्तों। देश के अंदर एआई समिट चल रहा है, यानी एआई इंपैक्ट समिट 2026 दिल्ली में करवाया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था इतनी खराब है दोस्तों कि जो भी लोग वहां जा रहे हैं सब बता रहे हैं कि इस व्यवस्था में बुरी तरीके से फंस गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समिट को लेकर बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाने के कार्यक्रम के कारण संस्थापकों और जो लोग एआई मॉडल दिखाना चाहते हैं उन लोगों को और जो लोग देखना चाहते हैं उन लोगों को सबको परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शकों को भोजन और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनके उत्पाद चोरी हो गए, यानी जो लोग प्रोडक्ट दिखाने के लिए गए थे, यानी एआई का जो प्रोडक्ट भारत में बनाया गया वो दिखाने के लिए गए थे, वे सारे प्रोडक्ट चोरी हो रहे हैं और बेसिक सुविधाएं नहीं है, लैपटॉप नहीं ले जाने दिया जा रहा है और तमाम तरीके की जो पर बैन लगाकर कुल मिलाकर दोस्तों एआई समिट को केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर तब्दील कर दिया गया है, जहां पर नरेंद्र मोदी आते हैं और पूरे कार्यक्रम को रोक दिया जाता है और नरेंद्र मोदी के लिए एक नए प्रोटोकॉल को लागू किया जाता है, जिस कारण से सब लोग परेशान हुए। कुल मिलाकर दोस्तों एआई समिट को लेकर नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ गई। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और एनसीपी के नेता ने मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके बारामती के विमान हादसे में सीबीआई जांच की मांगी है दोस्तों। सुनेत्रा के साथ उनके बड़े बेटे पार्थ पवार और एनसीपी के नेता सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और हसन मुशरी भी मौजूद थे और सुनेत्रा ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर सीएम को एक पत्र लिखा है। तटकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय से बातचीत करने का भरोसा दिया है। इधर विमान दुर्घटना जांच एजेंसी यानी एएआईबी ने लियरजेट 45 के कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर से डेटा निकालने के लिए विशेष सहयोग मांगा है और पुणे जिले के बारामती में 28 जनवरी को एनसीपी के नेता अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी दोस्तों। 2 फरवरी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने आरोप लगाया कि उनके चाचा की मौत में साजिश हुई है। मामले की एक्सपर्ट एजेंसियां जांच कर रही है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, जो इससे पहले मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर कहते थे कि मुस्लिम समाज के लोग भारत के ही है, मुस्लिम समाज के लोग यहीं पर रहेंगे और मुस्लिम समाज के लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और तमाम तरीके की सेकुलर बातें कर रहे थे दोस्तों। फिर अचानक से अब फिर से मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया है जो साफ तौर पर विवादित बयान है और संख्यक समाज के लोगों के खिलाफ है दोस्तों। यानी बयान में फिर पलटते हुए मोहन भागवत कहते हैं कि भारतीय मुसलमान भी हिंदू है, घर वापसी करनी चाहिए। लखनऊ में कहा कि हिंदू 3 बच्चे पैदा करे, यूजीसी नियम किसी के खिलाफ नहीं है। अब उनके इस बयान को लेकर सवाल और ज्यादा गहराते हैं दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखता है। अगर आप भी मानते हैं कि रह रहकर मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ उल्टा बयान देने वाले मोहन भागवत के खिलाफ क्यों नहीं सख्त कार्रवाई की जाती दोस्तों। ये बयान देकर कहीं ना कहीं एक बड़े संगठन का व्यक्ति मुस्लिम
मुस्लिम समाज के लोगों के प्रति लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है, यानी धर्म परिवर्तन करना चाहिए ये बोलकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोग और उनकी धार्मिक पहचान को बदलने की एक धमकी दी जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर देश के अंदर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता के विरोध में दिया गया बयान है। इसकी कड़ी से कड़ी निंदा के साथ साथ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र विंग यानी एनएसयूआई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इंटरव्यू आयोजित किया दोस्तों। और इससे पहले इंटरव्यू के लिए 6 से 8 नामों का पैनल तैयार किया गया था, लेकिन इस लिस्ट में निर्मल चौधरी का नाम नहीं है दोस्तों। निर्मल चौधरी पार्टी के कुछ नेताओं से भड़के हुए थे और निर्मल चौधरी को लेकर कुछ पार्टी के नेताओं में नाराजगी है और इस कारण से ऐसा लग रहा है कि एनएसयूआई के अध्यक्ष के पोस्ट पर निर्मल चौधरी का नाम नहीं आएगा दोस्तों। लोग उम्मीद जता रहे थे कि एक युवा नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन निर्मल चौधरी का नाम नहीं है, जो जानकारी अब मिल रही है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के विधानसभा परिसर में कांग्रेस पार्टी ने इंदौर की घटना को लेकर प्रदर्शन किया दोस्तों और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस के नेता सचिन यादव ने कहा कि इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक नगरीय प्रशासन मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है, यानी कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा नहीं हुआ। कैलाश विजयवर्गीय का यह क्षेत्र बताया जाता है दोस्तों। वैसे भी कैलाश विजयवर्गीय इंदौर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब बात आती है जिम्मेदारी लेने की तो इंदौर की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी टाइप के ही मंत्री हैं दोस्तों, जो जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो फिर भाग जाते हैं, और जब बात आती है क्रेडिट लेने की कि इंदौर सबसे ज्यादा साफ सुथरा शहर है जो बीजेपी की सरकार केंद्र सरकार के आंकड़े में कभी कभार आ जाता है दोस्तों, तो फिर सामने से आकर क्रेडिट लेते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इंदौर की हकीकत सबको पता है, जहां पर साफ पानी नहीं आता, आम जनता का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त-व्यस्त हो रखा है, वो शहर कभी साफ नहीं हो सकता और बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय को अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने विरोध करते हुए ये मांग की है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी है दोस्तों। बीजेपी भी जोर शोर से प्रचार में जुटने के लिए रणनीति बना रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य के साथ बीजेपी 1 मार्च से बड़े स्तर पर परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी राज्य के कोने कोने तक पहुंचने का दावा कर रही है। ममता सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी है और पार्टी 1 और 2 मार्च को कुल 9 अलग अलग परिवर्तन यात्राएं शुरू करेगी। इन यात्राओं का आगाज बड़ी संख्या में बड़ी जनसभाओं के साथ होगा दोस्तों, और बीजेपी दावा कर रही है कि भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे। इस अभियान के तहत बीजेपी के नेता कार्यकर्ता राज्य भर के अंदर 5000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। पार्टी ने त्योहार को विशेष ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन करने की बात कही है, यानी जो कार्यक्रम होगा वो इन्हीं त्योहारों के मद्देनजर होगा, जहां पर त्योहार वाले कार्यक्रम पर ज्यादा से ज्यादा आरएसएस और बीजेपी के कैडर को एक्टिव करके लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जाएगी। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें लखनऊ के अंदर सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध किया। ऐसे में अजय राय कहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हमारे कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा गया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। हमारी महिला कार्यकर्ता के साथ जिस तरीके से बदतमीजी की गई अक्षम्य है, यानी जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता उस तरीके का मामला है। मुझ पर भी जानलेवा हमला हुआ और मुझे चोट आई, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी याद रखिए कि आपके दमन चक्र का ये लाठियों से ना हम लोग डर सकते हैं और ना ही पीछे हट सकते हैं। न्याय के इस दौर में हमारे एक एक कार्यकर्ता का बहा खून और महिलाओं का मान आपके अंत की शुरुआत बनेगा। इस जुल्म का पूरा हिसाब होगा। 2027 में प्रदेश की जनता आपको करारा जवाब देगी। मेरे जो भी शुभ चिंतक और साथी फोन और मैसेज के जरिए मेरा हालचाल ले रहे हैं, उन सभी को बता दूं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। यानी दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में चोट आई है, उन्होंने पट्टी बांध रखी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरीके से काम पर लगे हुए हैं और जनता के बीच में सारे मुद्दे पहुंचा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ज्यादा भड़की हुई है कि कांग्रेस पार्टी को आंदोलन नहीं करने दे रही दोस्तों। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर तो यूपी सरकार और पुलिस की पूरी व्यवस्था को ही चुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दे रखी है, जबकि गोदी मीडिया नैरेटिव फैलाता है, दावा करता है कि विपक्ष तो कहीं जमीन पर है ही नहीं, विपक्ष तो जमीन की राजनीति नहीं करता, विपक्ष तो केवल सोशल मीडिया पर राजनीति करता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं गोदी मीडिया वाले केवल विपक्ष को भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं, विपक्ष के समर्थकों को भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं, इसलिए है कि विपक्ष डटकर मुकाबला कर रहा है, जमकर लड़ाई लड़ रहा है। चलते हैं एक और अपडेट दोस्तों, जिसमें जितेंद्र कश्यप वीडियो बना रहा था दोस्तों और इस वीडियो में लोगों की ओर से नरेंद्र मोदी को गाली दी गई। इसके बाद पुलिस ने जितेंद्र को अरेस्ट कर लिया। जितेंद्र का बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं तो वीडियो बना रहा था, कोई और व्यक्ति मेरे वीडियो में गाली देता, यानी नरेंद्र मोदी को गाली देने पर अरेस्ट कर लिया गया। जबकि किसी व्यक्ति को गाली देने पर दोस्तों तुरंत अरेस्ट तो नहीं किया जाता। ये कौन सा नियम पालन करवाया जा रहा है, इसका जवाब देना चाहिए मुजफ्फरनगर की पुलिस को, और थाने में ये साबित नहीं हो सकता कि किसने गाली दिया नहीं दिया, ये तो कोर्ट का काम है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि गिरफ्तार कर लेना ये अपने आप में कहीं ना कहीं नियमों की धज्जियां उड़ाने से जुड़ा हुआ मामला है दोस्तों, अपनी
राय जरूर लिखकर बताएगा। और आए विपक्षी नेताओं को लेकर उल्टा सीधा बयान दिया जाता है, गाली गलौज भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस तब तत्परता नहीं दिखाती। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी के मामले को लेकर जितेंद्र कश्यप नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट तो दोस्तों, जिसमें असम के विधानसभा चुनाव अप्रैल के पहले सप्ताह के अंदर होगा और चुनाव आयोग इसका ऐलान 4 से 8 मार्च के बीच में कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 126 सीटों के लिए 1 या 2 फेज में इलेक्शन कराए जा सकते हैं। बीजेपी, कांग्रेस सहित छोटी बड़ी सारी पार्टियां काम पर लग गई है। टोटल 126 सीटें हैं असम के अंदर, जिसमें बीजेपी के पास 8 है। असम गण परिषद जो बीजेपी की सहयोगी है उसके पास 9 है। यूपीपीएल के पास जो ट्राइबल एरिया से जुड़ी हुई पार्टी है, शेड्यूल एरिया से जुड़ी हुई पार्टी है दोस्तों, उसके पास 6 सीटें हैं। वो भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी 3 पार्टियों के साथ में गठबंधन में काम कर रही है। एक है कांग्रेस खुद जो 29 सीटों के साथ। नंबर 2 की पार्टी है आईयूडीएफ यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, उसके पास 16 सीटें हैं दोस्तों। बीपीएफ पार्टी ट्राइबल समाज से जुड़ी पार्टी है। बोडोलैंड पीपल फ्रंट है जो आदिवासी समाज के लोगों की पार्टी है दोस्तों, उनके पास 4 सीटें हैं। तो टोटल मिलाकर लगभग 49 सीटें हैं जो विपक्ष के पास में है। तो ऐसे में सरकार बनाने के लिए 63 सीटों की जरूरत है। अब 63 सीट हासिल करने के लिए 49 तक तो आंकड़ा पहुंच चुका है, केवल और 14 सीटों की जरूरत है दोस्तों। अब ये 14 सीटें कैसे आएंगी, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को तैयारियां करनी पड़ेगी और इस बार कांग्रेस पार्टी को फिर से बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के साथ में मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं पूरे मामले पर, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट जिसमें आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचेत और कठपुतली सीएम बताते हुए, बिहार का मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो अचेत है, जिसको कुछ पता नहीं है कि हो क्या रहा है। तो ऐसा व्यक्ति बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो मुख्यमंत्री है। उसे ऐसा नेतृत्व, बिहार को ऐसा नेतृत्व मिला है, ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि चुनिंदा भ्रष्ट अधिकारी प्रदेश को चला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हम कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी है और हम सभी का फर्ज बनता है कि उनके सपनों को पूरा करें। लेकिन आज देश की स्थिति बदल चुकी है। आज लोकतंत्र और संविधान को मिटाया जा रहा है, संवैधानिक संस्थानों को समाप्त किया जा रहा है और तानाशाही चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में हमारी लड़ाई का रास्ता इतना सरल नहीं है। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में विकास के नाम पर केवल जनता की आंख में धूल झोंकी जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि पिछले 100 दिनों में शासन जो था, 100 दिनों के शासन में बिहार में कितने नए कारखाने खुले, कितने युवाओं को रोजगार मिला। इसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए, भाजपा वालों को देना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर हरदीप पुरी के मामले को लेकर नई अपडेट सामने आई है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा एक बार फिर से मैदान में कूदे हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2014 से 17 के दौरान हरदीप पुरी अमेरिका में बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के बीच में तकरीबन 62 बार ईमेल पर बातचीत हुई, आदान प्रदान हुआ और उनकी 14 मुलाकातें भी हुई। अब सवाल तो सबसे बड़ा यही है दोस्तों कि मंत्री 14 मुलाकातें करते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने 2-3-4 मुलाकात थी, लेकिन अब तो 14 मुलाकात की बातें आई है। तो बताना चाहिए इन मुलाकातों के अंदर क्या बातें कर रहे थे जो जनता को बताना नहीं चाहते। पूरे मामले को ढकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज्यादा ढक नहीं पाएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ बीते दिन मंगलवार को बांग्लादेश के अंदर बीएनपी पार्टी का नया प्रधानमंत्री बन गया है दोस्तों। बांग्लादेश के अंदर जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बीएनपी पार्टी के हेड रहमान है दोस्तों। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब बीएनपी पार्टी ने आगे के दिनों को लेकर, आगे क्या क्या होगा इसे लेकर अब जानकारियां देनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंदर जो नए सांसद चुने गए हैं उसमें से एक हिंदू सांसद को शपथ का मौका दिया गया है, यानी एक मंत्री बनाया गया। ऐसे में जमात की ओर से अब धमकियां दी गई है। जो जानकारी है उसके अनुसार शेख हसीना सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से आंदोलन खड़ा किया गया था, वैसा आंदोलन जुलाई चार्टर को लेकर बांग्लादेश में फिर से शुरू हो सकता है। तारिक रहमान ने शपथ के साथ ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो सरकार अच्छे तरीके से चलाएंगे, लेकिन जमात और एनसीपी के बीच में जो साझेदारी है दोस्तों, दोनों ने मिलकर बीएनपी पार्टी को फांसवादी ताकतें बताते हुए कहा कि सड़कों पर हम लोग प्रदर्शन करने के लिए फिर से मैदान में उतरेंगे। यानी ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश अभी शांत नहीं होगा दोस्तों। बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उसके बाद से फांसीवाद का आरोप लगाया जा रहा है, फासलम का आरोप लगाया जा रहा है। अब देखना यह है कि तारिक रहमान कितना बांग्लादेश को कंट्रोल कर पाएंगे दोस्तों। ऐसे में भारत के लिए भी ये देखना जरूरी होगा कि किस ओर बांग्लादेश बढ़ता है और भारत उस पर क्या फैसला लेता है दोस्तों। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर देश का एक अपमान करवाया गया दोस्तों। एआई समिट के नाम पर जो समिट चल रहा है, जो ग्लोबल समिट बताया जा रहा है, उस एआई इंपैक्ट समिट में दिल्ली के अंदर एक रोबोट आया था दोस्तों। और ये जो रोबोट था, वो रोबोट ऐसा लग रहा है कि चाइना से $2000 का खरीद कर लाकर भारत के अंदर गलगोटिया नाम की एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो दिखाकर इसे इनोवेशन बता रही है, यानी इसे आविष्कार बता रही है। जो नरेंद्र मोदी के द्वारा एआई समिट का आयोजन किया जा रहा है, उस एआई समिट को लेकर यह जानकारी है। रवीश कुमार कहते हैं कि दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी में भारत मंडप
अनुपम में 350 करोड़ रुपए से अधिक के अपने व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम का प्रदर्शन हुआ। विश्वविद्यालय ने खुद को देश के प्रमुख निजी एआई निवेशकों में शामिल बताया और एनवीडिया आधारित सुपर कंप्यूटर की भी बातें की। रवीश कुमार कहते हैं कि कम्युनिटी नोट्स में ये क्या लिखा है कि $2800 में ये खरीदा जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों चाइना से खरीदकर भारत के अंदर एआई इंपैक्ट समारोह में सम्मेलन में दिखाने की कोशिश की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि ये भारत के अंदर यूनिवर्सिटी ने इनोवेशन किया है। इसके बाद ये भी दावा किया गया कि इस यूनिवर्सिटी ने 350 करोड़ रुपए खर्च किए इस तरीके का इनोवेशन करने के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों पूरे समिट में जो बातें सामने आई, जो चाइना का माल दिखाया गया, तो उस पर चाइना के अंदर भी कुछ जो अकाउंट चल रहे हैं उसने भी दावा किया कि भारत के अंदर चाइना का माल दिखाकर उसे भारत का आविष्कार बताया जा रहा है। तो इससे देश की और ज्यादा बेइज्जती हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एआई समिट में एक व्यक्ति बिल गेट्स आने वाला था दोस्तों, यानी जो विंडो का संस्थापक है, इतनी बड़ी कंपनी चलाने वाला व्यक्ति है बिल गेट्स, जिसका नाम एप्सिन फाइल में आया था, उसको भी एआई समिट में बोलने के लिए बुलाया गया था। वो भारत आया और आंध्र प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर चंद्रबाबू नायडू के साथ में घूम भी रहा था दोस्तों। फिर दावा किया गया कि एआई समिट में आकर यह भाषण देगा, लेकिन बाद में विपक्ष ने विरोध किया और कहा जिस व्यक्ति का नाम एप्सिन की फाइल में बिल गेट्स का आया है उस व्यक्ति को यहां पर आकर भाषण देना बिल्कुल भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर बाल शोषण के आरोप लगे हैं, बच्चों के शोषण के आरोप लगे हैं, वो भारत के अंदर आकर इस तरीके का भाषण नहीं दे सकता। उसके भाषणबाजी पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। आप लोग पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों तक पूरी अपडेट आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का। जय हिंद।